नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविश आईएएस कन्वर्टिंग पॉसिबिलिटीज इनटू रियलिटी। आज हम मेंस पर्याप्त का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक होगा जीएस पेपर 3 में से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीन एडिटिंग वर्सेस जीनोम मॉडिफिकेशन और इंजीनियरिंग का टॉपिक। अगर आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे या फिर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर से एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आए थे। तो हमें ये समझना होगा कि ये टॉपिक हम पहले की तरह इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा। करंट अफेयर्स के टर्म्स में भी और टेक्निकल टर्म्स में भी हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे। तो इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है जीन एडिटिंग वर्सेस जीनोम मॉडिफिकेशन और इंजीनियरिंग। अभी यहाँ पर आप ये टर्म शायद काफी जगहों पे पढ़ेंगे या फिर काफी जगहों पे इसका जिक्र किया होगा। आपको जीन या जीनोम के नाम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। कहीं पे इसको जीनोम लिखा होगा और कहीं पे जीनोम को जीन लिखा होगा। दोनों चीजें अलग है, बट नॉर्मली जनरल टर्म्स में फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर द साइंटिफिक ओरिएंटेड पीपल, जनरली इन दोनों टर्म्स को एक तरह से डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए जीन एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी बोलते हैं और जीनोम मॉडिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग की जगह पे जीन वर्ड को भी यूज किया जाता है। डिफरेंस यहाँ पर है, व्हाट इज एडिटिंग एंड व्हाट इज मॉडिफिकेशन और इंजीनियरिंग। ये दोनों एक हैं। इंजीनियरिंग एंड मॉडिफिकेशन आर सेम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग। एडिटिंग छोटे स्केल में होता है, मॉडिफिकेशन एक बड़े स्केल में होता है। किस तरह से? बेसिकली ये दोनों म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस मतलब चेंजेस इन डीएनए और जीन। अंडरस्टूड? जब एडिटिंग या मॉडिफिकेशन बोलते हैं, इंजीनियरिंग बोलते हैं, तब ये हो जाता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल में आप एडिटिंग टर्म को यूज करोगे या फिर मॉडिफिकेशन टर्म को यूज करोगे। अंडरस्टूड? तो ये दोनों ही चेंजेस है। किस तरह के? इंसर्शन, डिलीशन और रिप्लेसमेंट। मतलब अगर ये आपका डीएनए है, उसमें आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, एक सेक्शन आप माइनस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो दूसरे टाइप से। ओके, ये तीन टाइप के मेनली होते हैं। अब डिफरेंस क्या है एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन में? मॉडिफिकेशन में आप एक फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हो। फॉरेन मतलब एलियन भी कहते हैं, इसे एलियन जीन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जब आप दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक जीन लेकर के इंट्रोड्यूस कर रहे हो दूसरे ऑर्गेनिज्म में, पहले ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि आपके पास माइस है, आप माइस में किसी दूसरे माइस का जीन कलेक्ट करके डाल दोगे फ्रॉम अनदर माइस। दिस इज फर्स्ट माइस, दिस इज अ सेकेंड माइस। इसका एक जीन आप कलेक्ट करके इसमें डाल दोगे, तो ये हो जाएगा मॉडिफिकेशन। या फिर आप माइस में दूसरी स्पीशीज का भी जीन डाल सकते हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम स्पीशीज भी हो सकता है या फिर डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है। जब उनका जीन लेकर के आप अनदर ऑर्गेनिज्म में डाल दोगे, उसे कहेंगे मॉडिफिकेशन और इंजीनियरिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एडिटिंग में ये चीज नहीं होता है। नो फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड? इसकी वजह से क्या होता है, एडिटिंग में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। दे आर विजुअली वेरी सिमिलर, जो अनएडिटेड होंगे उनसे। वेयर एज अगर आप मॉडिफाइड लोगे, मॉडिफाइड प्रोडक्ट लोगे, दे आर विजुअली वेरी डिफरेंट। हम देखेंगे इनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
विजुअली एक डिफरेंस आ जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन। अभी जीनोमिक मॉडिफिकेशन से या जीन मॉडिफिकेशन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं GMO, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम फर्दर इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है ये म्यूटेशंस, कैसे किए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या उन्हें बनाना सही है गलत है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो हाउ टू अकॉम्प्लिश दिस, मतलब ये म्यूटेशन आप करोगे कैसे, करोगे कैसे? तो बहुत सारे टेक्निक्स है, उनमें से ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस होगा। और भी कुछ मेथड्स हैं जैसे कि टैलेंस, जेडेफिन एंड एंडोन्यूक्लियस और मेगान्यूक्लियस। इनके बारे में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में। ठीक है, टैलेंस, जेडेफिन, एंडोन्यूक्लियस एंड मेगान्यूक्लियस। ओके, ये सब क्या करते हैं, कंप्लीटली एंड परमानेंटली साइलेंस द जीन एट द डीएनए लेवल। मतलब आपके पास एक जीन है, किसी भी तरह का जीन हो सकता है वो स्किन पिगमेंटेशन का, मतलब सपोज मेलानिन फॉर्मेशन का एक जीन है आपके पास, उसको ये सारे टेक्निक्स कंप्लीटली नॉक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नॉकआउट कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं नॉकआउट करना। मतलब इनका एक्सप्रेशन एकदम कम हो जाएगा, मतलब उनकी बॉडी में ये सब टेक्निक्स यूज करके हम मेलानिन प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो कर देंगे, जीरो प्रोडक्शन। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, कोई मीडियोकर वैल्यू नहीं आता है। इट्स नॉट लाइक थोड़ा सा मीडियोकर मेलानिन प्रोडक्शन होगा या थोड़ा नहीं होगा, नहीं, आइदर इट्स जीरो और इट्स कंप्लीटली वन, बाइनरी रिजल्ट्स होते हैं। ओके, दूसरा, इतने सारे टेक्निक्स में से हम क्यों क्रिस्पर कैस9 को यूज करते हैं? क्रिस्पर कैस9 इज एक्चुअली अ सिंपलर, चीपर, फास्टर एंड मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट मेथड। ओके, ये इजी है, सस्ता पड़ता है, बहुत जल्दी होता है, टाइम कम लगता है, सही काम करता है और एफिशिएंटली काम करता है। एफिशिएंटली मतलब जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे सेल्स ले लेते हैं। एफिशिएंटली मतलब सारे सेल्स में ये अच्छे से काम करेगा, इट्स नॉट लाइक एक में किया एक में नहीं किया। ओके, तो फिर अजीब सा एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, अजीब सा, आधे सेल्स उसमें इंजीनियर्ड होंगे, आधे सेल्स नहीं इंजीनियर्ड, तो वो ठीक ठाक प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी काफी बेहतर है, इससे काफी हद तक 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, इसलिए हम क्रिस्पर कैस9 यूज करते हैं। ना व्हाट इज क्रिस्पर कैस9, अब समझते हैं क्रिस्पर कैस9 है क्या। इसमें दो कंपोनेंट्स देखिए, क्रिस्पर एंड कैस9। क्रिस्पर क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इतना बड़ा नाम है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा और थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है, छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए और डीएनए अलग होते हैं। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल है, कौन सा आरएनए, गाइड आरएनए। यहाँ पे आइए, दिस वन, गाइड आरएनए। गाइड मतलब गाइड करेगा, किसको गाइड करेगा, कैस9 को। कैस9 एंजाइम है, कैस9 एंजाइम। तो एक एंजाइम हो गया और एक गाइड आरएनए हो गया, इन दोनों को मिला के ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स। इतना बड़ा, ये जो आप ये वाला देख रहे हो, दिस इज द कैस9 एंड दिस इज द गाइड आरएनए। ठीक है, साइट स्पेसिफिक काम होता है। साइट स्पेसिफिक क्या है हम पढ़ेंगे, मतलब डीएनए में एक पर्टिकुलर जगह पे, ऐसा नहीं कि रैंडमली, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, साइट स्पेसिफिक काम होगा, वहां पे ये गाइड आरएनए जाएगा, बैठेगा, फिर कैस9 उसके साथ बाइंड, जो बाइंड किया हुआ है कैस9 उसको क्लीव करेगा, ये देखिए काट देगा, इट कट्स द डीएनए। इसीलिए इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर
सीजर्स। इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट Cas9 को। ओके, अब क्या करेगा ये Cas9, इसको काट देगा और फिर यहाँ पर डीएनए के जो दूसरे मोनोमर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, वो यहाँ पे आके इंसर्ट कर जाएंगे। पर ये छोटे होते हैं। ओके, ये छोटे होते हैं। यही जब बड़े होंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे बैठ जाएंगे और इस जगह को भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नया सीक्वेंस ऐड कर दिया जो हमने बाहर किसी ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट नहीं किया था अभी तक। ओके, वो वाला भी किया जा सकता है, पर अभी इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से नॉर्मली इंसर्ट कर दिया। तो ये हो गया क्रिस्पर Cas9 का प्रोडक्ट। एक नया डीएनए बन गया जिसमें या तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एक्सप्रेशंस दिखेंगे या फिर वो परमानेंटली ऑफ हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे। तो ये हो गया इसका टेक्निकल बैकग्राउंड क्रिस्पर Cas9 का। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब किस तरह का म्यूटेशन होता है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, दिस इज साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस एक्टिविटी। साइट डायरेक्टेड मतलब अगर ये आपका डीएनए है तो ऐसा नहीं कहीं पे भी म्यूटेशन हो जाएगा, फिर आपके प्रोडक्ट्स गलत आ जाएंगे। ओके, एक साइट स्पेसिफिक होगा, सपोज दिस वन, यहाँ पे म्यूटेशन होगा, इसका एक प्रोडक्ट होगा। अगर आप कहीं और करोगे, यहाँ का प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज साइट डायरेक्टेड और साइट स्पेसिफिक भी कहते हैं। Nuclease activity. What is nuclease? It is an enzyme. Enzyme mane Cas9 in this case. It is actually an enzyme which cuts nucleic acid. और हमें पता है न्यूक्लिक एसिड क्या क्या हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कट कर रहे हैं, डीएनए को कट कर रहे हैं। दिस इज द डीएनए। तो डीएनए को जो कट करेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी हो रही है स्पेसिफिक जगह। ओके, अब इसके आते हैं तीन टाइप्स, SDN1, SDN2, SDN3। ब्रॉड एस्पेक्ट में इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है और ये थोड़ा अलग है। कैसे? SDN1 और 2 में फॉरेन डीएनए नहीं आता, नहीं लाया जाता, वेरएज SDN3 में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉरेन डीएनए मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से। वी हैव डिस्कस्ड दिस। ठीक है, तो क्या करते हैं, टेक्निकली हम नेचर का काम करने की कोशिश करते हैं। नेचर क्या करता है, अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए लाके, एक जीन लाके उसमें डाल दोगे तो इसके फीचर्स बहुत ज्यादा डिफर हो जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। राइट, फिर अगर वो बढ़ने लगा, अगर वो रिप्रोड्यूस करने लगा तो एक नया स्पीशीज बन जाएगा। ये नेचर का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए SDN3 इज प्रोहिबिटेड, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। हम ये नहीं कर सकते। वेरएज SDN1 एंड 2 हम कर सकते हैं। थोड़ा छोटा मोटा काट लिया, थोड़ा रिप्लेस कर दिया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमने कलेक्ट नहीं किया, दिस वन इज अलाउड। ओके, आपने मूवीज में देखा होगा, काफी जो साईफाई मूवीज होती है उनमें देखा होगा कि उन्होंने एक माइस बना दिया जो बहुत ताकतवर है, एकदम से बड़ा हो गया। तो दोज आर SDN3 मॉड्यूलेटेड। ओके, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमने पहले डिस्कस किया। whereas SDN1 and SDN2 में genetically modified organism नहीं बनता. This is not a genetically modified organism. Okay, plus एक और पॉइंट क्या होगा, ये लोग विजुअली सिमिलर होंगे, whereas in this case they are visually different, very different. For example, ये देखिए, ये एक लैब में किया गया है। एक माइस है, वो अंधेरे में ऐसे चमकता है, ग्रीन और रेड कलर का। नॉर्मली तो माइस ऐसे नहीं करते हैं, इसी तरह से। ठीक है, ये कैसे किया गया है, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, ठीक है, निरेरियंस होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाते, बट दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है बायोलूमिनेसेंस की।
मतलब जुगनू, ग्लो वर्म, ठीक है, वो ग्लो कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में, उनका जीन लेकर के इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, तो ये किया है। तो चलिए, एक एक्सेप्शन है इंडिया में SDN3 प्रोडक्ट का, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप? GMO क्रॉप। एक एक्सेप्शन है, क्यों है, कैसे है, देखते हैं। उसे कहते हैं बीटी कॉटन। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। इट इज अ बैक्टीरिया। व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया? इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। बीटी कॉटन में एक प्रॉब्लम था, उसमें कीड़े लगते थे, पिंक बॉलवर्म का कीड़ा, दिस वन, ठीक है। वो जब इन्फेक्ट कर लेते हैं तो पूरा जो बॉल होता है, दिस इज द बॉल, इसमें यहाँ पे एक छेद हो जाएगा, पूरा कॉटन अंदर से वो खा लेता है, खराब कर देता है। तो क्या होता है, एफिशिएंसी, क्रॉप एग्रो इकोनॉमी पूरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि ये जो कीड़ा है इसको खा ना पाए, ये लार्वा इसको खा ही ना पाए। इसलिए हमने क्या किया, जीएमओ बना लिया। कैसे? एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis। वो एक टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, एंडोटॉक्सिन, मतलब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है वो, ओके। इस जीन को लेकर के इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज दैट जीन? cry1ac, cry2ab। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस आए हैं, फर्दर भी आ सकते हैं, ओके। cry1ac, cry2ab, ये जीन इसमें से इन्होंने कलेक्ट किया, आइसोलेट किया, ठीक है, कलेक्ट कर लिया पूरे डीएनए में से काट के ये वाला जीन ले लिया, फिर इस जीन को इन्होंने डाल दिया बीटी कॉटन, ठीक है, उसमें डाल दिया। डालने के बाद इस तरह का एक वेरिएंट बन गया, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग, जिसके बारे में हम लोग फर्दर एक और सेशन कंडक्ट करेंगे कि क्लोनिंग क्या होता है और उसका अभी का करंट अफेयर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप जान लो ये करते कैसे हैं। बेसिकली एक सेल लेते हैं, बीटी कॉटन का एक सेल ले लिया, वन सेल, ये न्यूक्लियस है, जस्ट वन सेल ले लेंगे, ओके। इस सेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग की इन्होंने, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम किया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। सपोज इस तरह का एक सेल बन गया, सपोज इसको क्लोन करते हैं, क्लोन करने से ये क्या बनेगा, बहुत सारे बन जाएंगे। दिस इज ओनली क्लोनिंग। ये डिटेल में क्या है हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे बिल्कुल एक जैसे, जो ये नया वाला हमने बनाया है बिल्कुल वैसे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, अंडरस्टूड। ये होता है क्लोनिंग। फिर इसको ग्रो करेंगे तो ये पूरा प्लांट बन जाएगा, सही मीडियम में सही एनवायरनमेंट देना पड़ता है, ये पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एक बार बनाया गया सक्सेसफुली, फिर उसके जो सीड्स बने, इसमें से फ्लावर हुआ, फिर उसमें से फ्रूट हुआ, सीड हुआ, उसको लेकर के फिर फर्दर रिप्रोड्यूस किया गया, फर्दर प्रोपागेट किया गया। अभी सब जगह मोस्टली बीटी कॉटन ही यूज किया जाता है। सो दिस इज ओनली वन एक्सेप्शन फॉर इंडिया, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, बीटी ब्रिंजल भी है, बट वो बैंड है, वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एक बार हो गया बस, अब और नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया। नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हम चेंज कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को, बी इट अ क्रॉप, क्रॉप हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, इसको चेंज करने की जरूरत क्या है? अभी आते हैं बेसिकली एग्रो इकोनॉमी में। हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स या तो एनवायरनमेंट की वजह से खराब हो जाते हैं, या फिर कीड़ों की वजह से खराब हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, इंजीनियरिंग करके एक रेजिस्टेंट अच्छा वेराइटी ऑफ क्रॉप बना लिया, जैसे बीटी कॉटन, ओके। इनकी रेजिस्टेंट बना दी डिजीजेस के अगेंस्ट और एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट। कुछ होते थे कि एकदम रेन हो गया तो खराब हो गया, सड़ गया, या फिर एकदम ड्राउट हो गया तो खराब हो गया। तो इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी हेल्प। दूसरा होता है इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी लाइफ बढ़ा दो। जो 6 महीने रहता था उसको हमने कर दिया 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, खराब नहीं होंगे। तो क्या हो गया, सेविंग्स हो गई, ओके। फूड प्रोडक्ट्स को आप बढ़ा दो। पहले अगर एक प्लांट में 10
ब्रिंजल्स होते थे या कुछ भी होता था, ओके 10 ब्रिंजल्स होते थे, उसको कर दो 50, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटीज, फास्टर कर सकते हैं कैसे? एक होता है देखो कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो कि क्लासिकल वे होता है, जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, जो किया जाना चाहिए नेचुरल वे। ये है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। क्या होता है इसमें? ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें अच्छा जीन नहीं है, दिस वन हैज द गुड जीन, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट वी हैव अकॉर्डिंग टू दैट, इसमें एक गुड जीन, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों के फ्लावर्स को लेके क्रॉस किया, उसके बाद उसमें से फ्रूट्स बने। अभी फ्रूट्स कुछ उनमें से सक्सेसफुल क्रॉस वाले होंगे, कुछ अनसक्सेसफुल क्रॉस वाले होंगे। जो सक्सेसफुल आएंगे आपको ग्रो करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा, फिर उसमें से फ्रूट्स आएंगे, फिर पता चलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत साल ले लेता है, लगभग 8 से 10 साल। ओके, इसी चीज को इन्होंने 2 दिनों में खत्म कर दिया, 2 दिन 3 दिन में खत्म कर दिया। 8 साल को ये लेकर के आ गए डेज में, क्रिस्पर की वजह से या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, लाइक दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा एक इसका कंट्रीब्यूशन है एग्रो इकोनॉमी में। जो डेवलपमेंट होने में, जो बातें समझने में इतने साल लग रहे थे, वो इतनी जल्दी हो गया। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या होता है, कुछ लोग, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ लोगों में, जो फेटल होते हैं, मतलब अल्टीमेटली उनसे डेथ हो सकती है। कुछ ब्लड रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इसमें भी हम लोग चाहे तो उसके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग या फिर सॉरी एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग इज द करेक्ट टर्म, एडिटिंग कर सकते हैं और अल्टीमेटली उस इंसान को हम बचा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दिस वन इज न्यू एंड इट्स वेरी गुड, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाना, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन भी होते हैं, हम उनके बारे में फिर से पढ़ेंगे दूसरे क्लासेस में। बायोफ्यूल्स बनाना मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्यूल बनाना। व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म? इट इज एल्गी बेसिकली। इसको हम एल्गल फ्यूल या फिर ऑयलेज भी कहते हैं। किस तरह के फ्यूल्स बन सकते हैं? डीजल, बायोडीजल, गैसोलीन, ब्यूटानॉल, प्रोपानॉल, ये सारे होते हैं अल्कोहल्स। ओके, ब्यूटानॉल, प्रोपानॉल, इथानॉल, ये अल्कोहल्स होते हैं। इन सब से हम फ्यूल्स बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। नॉट डिपेंडिंग अपॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये हम कर सकते हैं। और एल्गी बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उसके प्रोडक्ट्स भी हमें बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके, इसी तरह से। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ इश्यूज क्या है? ये तो हमने देख लिया कि कुछ फायदे हो सकते हैं, इन्हीं फायदों के कुछ गलत रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। नंबर 1, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, मतलब हमने पूरे जीन में यहां एडिट करना था, गलती से यहां कर दिया। ओके, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, रॉन्ग प्रोडक्ट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। क्रिएटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट वर इंटेंडेड, प्रोडक्ट ही हमने गलत बना दिया, ये भी होता है। मोसाइसिज्म, व्हाट इज मोसाइसिज्म? बेसिकली जो इनएफिशिएंसी की मैंने बात की थी कि बहुत सारे सेल्स हैं, ओके, उनमें से सपोज इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं, अल्टीमेटली सपोज यू आर क्रिएटिंग अ माइस, you want to create a mice with red color pigment, red color skin, red skin या फिर red fur, better writing it red fur। अभी वो माइस क्या बनेगा? माइस यहाँ पे थोड़ा लाल हो जाएगा, यहाँ पे लाल होगा, यहाँ पे लाल होगा, ओके, बाकी पूरा व्हाइट ही रह जाएगा। ओके, उससे क्या होगा? हमें पूरा रेड चाहिए था, पूरा का पूरा नहीं मिला, प्रोडक्ट गलत हो गया, ठीक है। इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है? Some cells carry the edit but others do not, leading to presence of 2 or more population of cells। ये एक सेल पॉपुलेशन है, ये एक सेल पॉपुलेशन है, इस तरह से तो अजीब सा बन जाएगा अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट कम टू इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर क्रिएटिंग अ जीन ड्राइव, हम जो ये
जीएमओ बना रहे हैं या फिर जेनेटिकली एडिटिंग करके जो भी बना रहे हैं, सपोज वो एक जीन ड्राइव है, राइट? क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोपागेट एक न्यू सेट ऑफ जीन्स, अ न्यू सेट ऑफ जीन्स। उसमें नेगेटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं। एक जीन से सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एक अच्छे रिजल्ट की वजह से हम लोग बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा इकोसिस्टम करप्ट हो जाएगा। ओके, अनकंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ऑर्गेनिज्म पे ट्रायल करना, इंक्लूडिंग ह्यूमन, माइस, एवरीथिंग। क्लिनिकल ट्रायल्स मेनली ह्यूमन को बोला जाता है। आप ये अनकंट्रोल्ड ह्यूमन ट्रायल्स कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? ये करना बहुत मुश्किल है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएटिंग डिजाइनर बेबीज। अगर हम क्रॉप्स बदल सकते हैं, माइस बदल सकते हैं, हम ह्यूमन भी तो चेंज कर सकते हैं। कल को अगर कोई बोलेगा कि आई वॉन्ट अ बेबी विथ हायर IQ, या फिर इस तरह का विजन होना चाहिए, आई कलर मुझे ये चाहिए, बाल इस टाइप के चाहिए, तो आप डिजाइनर बेबी क्रिएट कर रहे हो। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ ह्यूमन, ये नेचर का काम है। सो ये एथिकल इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ओके, वी कैन नॉट रन बिहाइंड परफेक्शन, नेचुरल परफेक्शन, वो नेचर का काम है, वो हमारा काम ही नहीं है। कोई डिजीज नहीं होगा तो इस तरह का नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेबी एथलीट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि चाइना कोशिश कर रहा है ह्यूमन भी क्रिएट करने की, दे आर ट्राइंग टू डू दैट। ओके, बट ये वर्ल्ड वाइड एक्चुअली बैंड है। सो नाउ लेट अस कम टू व्हाई इज इट इन द न्यूज। नेशनल स्टेटस देखेंगे, ग्लोबल स्टेटस देखेंगे। नेशन में अभी तक क्या था? एक कमिटी थी हमारी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, पहले क्या था? SDN1, SDN2, SDN3 सबको इनको फॉलो करना पड़ता था, इनके पास आना पड़ता था चेक कराने के लिए कि उनका प्रोडक्ट सही है या नहीं। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, SDN1 एंड SDN2 को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? SDN1 एंड SDN2 में हम फॉरेन डीएनए मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे थे, तो यहाँ से GMO नहीं बन रहा था। सो इट्स नॉट अ कंसर्न। ओके, उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। वेयर SDN3 अभी भी बैंड है, एंड व्हाट इज द ओनली एक्सेप्शन वी हैव स्टडीड अबाउट इट, दैट इज BT कॉटन। ओके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी अब ये टेक केयर करेगा इस पूरे चीज की, वुड नाउ बी entrusted with certifying the genome edited crops is devoid of any foreign DNA। ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को छोड़ करके उन्होंने बोला आप सिर्फ इनके पास चले जाओ, ये एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपके प्रोडक्ट में कोई फॉरेन डीएनए नहीं है एंड दैट कैन बी मार्केटेड, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ग्लोबली क्या क्या इश्यूज हैं, यूरोप में क्या प्रॉब्लम है? यूरोप वाले बोल रहे हैं ये सब एक है, SDN1, 2, 3 सब एक है। एडिटिंग और इंजीनियरिंग या फिर मॉडिफिकेशन, इन दोनों में ही आप ऑर्गेनिज्म को चेंज कर रहे हो, इवन फॉर लेस यू आर डूइंग दैट, तो इसको हम लोग पूरा GM क्रॉप्स में ही इंक्लूड करेंगे, ये इनका कहना है। ओके, वेर एज अदर कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इजराइल, US, कनाडा, ये सब बोल रहे हैं कि ठीक है, किसी किसी जगह पे ये रेगुलेटेड कर रहे हैं, किसी किसी जगह पे बोल रहे हैं कि ठीक है कर लो, छोड़ दो, इस टाइप से। इंडिया में वी हैव अ स्टेट एंड यू मस्ट नो अबाउट इट, दैट इज सिक्किम। इट इज 100% ऑर्गेनिक, मतलब GMO यहाँ पर अलाउड नहीं है, नहीं चलेगा। ओके, प्लस फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब भी वहां पे बहुत कम यूज होता है, बट GMO उन्होंने कंप्लीटली बैन किया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा एक और पॉइंट है, दैट इज US में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है। USA में एक आदमी को कॉन्जेनिटल ब्लाइंडनेस था, मतलब जेनेटिक ब्लाइंडनेस था, उसको उन्होंने जेनेटिक एडिटिंग करके ठीक कर दिया।
जीन एडिटिंग करके उसको ठीक कर दिया, नाउ दैट पर्सन कैन सी। सो ऐसे सक्सेसफुल अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। ओके, अगर ये इन्होंने थोड़ा मॉडरेट रेगुलेशंस नहीं किए होते, थोड़े लिबरल नहीं होते, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो थोड़ा सा मॉडरेशन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलाउ करना भी जरूरी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से एक प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बनता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट? बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, इस बार एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और पिछले सालों में भी टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत आए हैं इन सब फील्ड्स में से। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा, राइट? So what is the question that we have framed? What could be the probable question? That is, highlight the significance of genome editing and genome modification. इनका क्या significance है, मतलब इनका क्या मतलब है और क्या importance है in future agricultural biotechnology. Agricultural biotechnology में क्या importance है, इसमें आप दूसरे terms जैसे कि economy वगैरह भी introduce कर सकते हो और आपका आंसर होगा टोटल 250 वर्ड्स में। ओके, तो तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कविश आईएएस से फर्दर कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी चेक इन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे के चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस कैरी ऑन होते हैं कोलकाता में, हाजरा रोड में। And if you're not a resident of Kolkata but still want to carry on with the coaching, you can contact us for online tuitions as well. So thank you, stay happy, keep practicing, and all the best. Thank you.